हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 जून 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में 14 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर के उच्चतम घनत्व के साथ एक नया बृहस्पति आकार का एक्सोप्लैनेट और बृहस्पति के 13 गुना द्रव्यमान को किसके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा खोजा गया है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी है कुलदीप मोहंती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती। हाल ही में 14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है के उच्चतम घनत्व के साथ एक नया बृहस्पति आकार का एक्सोप्लैनेट और बृहस्पति के 13 गुना द्रव्यमान को किसके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा खोजा गया है? तो आंसर क्या होगा? प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं। जो ये एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हुआ है, तो इस टीम में किस देश के साइंटिस्ट थे? तो इंडिया से थे, जर्मनी से थे, स्विट्जरलैंड से थे और यूएसए से थे। और किस स्पेक्ट्रोग्राफ ने इसे डिस्कवर किया है? उसका नाम क्या है? PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अब्बू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? पार्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और जो एक्सोप्लैनेट डिस्कवर हुआ है, कहाँ पे फाउंड हुआ है? अराउंड द स्टार। और इसे क्या कहते हैं? TOI 4603 या HD 245134। और इसी के अकॉर्डिंग उस प्लेनेट का नाम रखा गया है जो डिस्कवर किया गया है TOI 4603b या HD 245134b। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक्सोप्लैनेट खोजा गया है, इसकी डेंसिटी कितनी है? तो 14 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर है डेंसिटी है। और बृहस्पति जुपिटर के मास का कितना गुना है? 13 गुना है। और किसके नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा खोजा गया है? तो आंसर क्या होगा? प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती। किस देश के साइंटिस्ट इंक्लूड थे इस टीम में? इंडिया से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से और यूएसए से। किस स्पेक्ट्रोग्राफ ने खोजा है? तो पारस नाम है। और पारस का फुल फॉर्म क्या होता है? PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अब्बू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ। और ये कहाँ पे फाउंड हुआ है? अराउंड द स्टार। स्टार को क्या कहते हैं? TOI 4603 या HD 245134। और इस एक्सोप्लैनेट जो प्लैनेट खोजा गया, डिस्कवर किया गया है, इसका क्या नाम दिया गया है? TOI 4603b या HD 245134b। नेक्स्ट आते हैं G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गुवाहाटी, ऑप्शन सी है इम्फाल, ऑप्शन डी है जेनेवा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेनेवा। G20 प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेनेवा। दूसरी कहाँ पे हुई थी? दूसरी गुवाहाटी में हुई थी। और इसका चौथा और फाइनल मीटिंग कहाँ पे होगा? इंदौर में। कब से कब तक? 19 से 21 जुलाई तक। नेक्स्ट आते हैं NCSCM ने अगाती द्वीप पर मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रयास शुरू किया है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगाती आइलैंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है दमन और दीव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। NCSCM ने अगाती आइलैंड पर मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए एक और प्रयास शुरू किया है। अगाती आइलैंड किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। और NCSCM का मतलब क्या हुआ? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। NCSCM का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। और मिशन लाइफ को लॉन्च किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसे पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पे प्रपोज किया था? तो COP26 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं मई 2023 में कोयले का उत्पादन बढ़कर कितना मिलियन टन हो गया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 76.26 मिलियन टन,
ऑप्शन बी है 86.26 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 66.56 मिलियन टन, ऑप्शन डी है 96.26 मिलियन टन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 76.26 मिलियन टन। मई 2023 में कोयले का उत्पादन बढ़कर कितना मिलियन टन हो गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 76.26 मिलियन टन। ये बात किसकी हो रही है? कोयल प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो मई 2022 में था आपका 71.21 मिलियन टन, जो कि 7.10% से बढ़कर मई 2023 में कितना हो गया है? 76.26 मिलियन टन। और अगर बात करें कोयल डिस्पैच की, तो यह मई 2022 में था 77.79 मिलियन टन, जो कि 5.70% से बढ़कर मई 2023 में कितना हो गया है? 82.22 मिलियन टन। और अगर कोयल स्टॉक की बात करें, तो यह मई 2022 में था 82.97 मिलियन टन, जो कि 35.48% से बढ़कर मई 2023 में कितना हो गया है? 112.41 मिलियन टन। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय कंपनी और VUCL नेपाल ने नेपाल में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 480 मेगावाट का है, के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए NTPC, ऑप्शन बी है NHPC, ऑप्शन सी है रिलायंस पावर, ऑप्शन डी है टाटा पावर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NHPC ने। किस भारतीय कंपनी और VUCL नेपाल ने फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि 480 मेगावाट का है, के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NHPC। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश का है? तो आंसर क्या होगा? नेपाल का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान देता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 35%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 20%, ऑप्शन डी है 24%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 24%। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान देता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 24%। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है, यह 2013-14 में कितना था? 303 ग्राम पर डे, जो कि 2021-22 में कितना हो गया है? 444 ग्राम पर डे। कितने टाइम इंक्रीज हुआ है? तो 1.5 टाइम्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और किस राज्य के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क और परियोजनाओं के विकास के लिए सहयोग किया, कोलैबोरेट किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और किस राज्य के राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क और परियोजनाओं के विकास के लिए कोलैबोरेट किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूपी ने। नेक्स्ट आते हैं, मई 2023 के महीने में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST राजस्व कितना है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1,57,090 करोड़, ऑप्शन बी है 2,57,090 करोड़, ऑप्शन सी है 1,17,090 करोड़, ऑप्शन डी है 3,57,090 करोड़। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1,57,090 करोड़। मई 2023 के महीने में GST राजस्व कितना है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1,57,090 करोड़, जिसमें CGST कितना है? 28,411 करोड़, SGST कितना है? 35,828 करोड़, IGST कितना है? 81,363 करोड़, जिसमें इंक्लूड है 41,772 करोड़ कलेक्टेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, और शेष कितना है? 11,489 करोड़, जिसमें इंक्लूड है 1,057 करोड़ कलेक्टेड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आते हैं,
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022 से 32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत परियोजना NEP वॉल्यूम 1 जनरेशन को अधिसूचित किया है। इसके अनुसार औसत उत्सर्जन कारक एवरेज एमिशन फैक्टर वर्ष 2026-27 में कितने kg CO2 पर किलोवाट आवर नेट तक होने की उम्मीद है। तो सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना होगा, जो एवरेज एमिशन फैक्टर होता है इसकी यूनिट क्या होती है, kg CO2 पर किलोवाट आवर। आपके पास ऑप्शन है 0.548, ऑप्शन बी है 0.205, ऑप्शन सी है 0.125, ऑप्शन डी है 0.430। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 0.548। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2022 से 32 की अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत परियोजना NEP वॉल्यूम 1 जनरेशन को अधिसूचित किया है। इसके अनुसार जो एवरेज एमिशन फैक्टर है वर्ष 2026 से 27 में कितने kg CO2 पर किलोवाट आवर नेट तक होने की उम्मीद है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 0.548। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द एवरेज एमिशन फैक्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टू 0.548 kg CO2 पर किलोवाट आवर नेट इन द ईयर 2026 to 27। और अगर आपसे पूछते हैं 2031-32 तक, तो इसके लिए कितना एक्सपेक्ट किया गया है, रिड्यूस हो जाएगा 0.430 kg CO2 पर किलोवाट आवर नेट। तो याद क्या रखना है, 2026-27 के लिए कितना है एवरेज एमिशन फैक्टर, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है 0.548 kg CO2 पर किलोवाट आवर नेट, और 2031-32 के लिए 0.430 kg CO2 पर किलोवाट आवर नेट। नेक्स्ट आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, शॉर्ट में बोलते हैं सिटीज 2.0 को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम कितने समय तक चलेगा। आपके पास ऑप्शन है 2023 से 2029, ऑप्शन बी है 2023 से 2027, ऑप्शन सी है 2025 से 2027, ऑप्शन डी है 2023 से 2025। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 2023 से 2027 तक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, शॉर्ट में क्या बोलते हैं सिटीज 2.0 को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम कितने समय तक चलेगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2023 से 2027 तक। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है, तो यह ट्रांसफॉर्म करेगा अर्बन एरिया को किसमें, इनटू सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट सिटीज में। और इसके 3 मेजर कंपोनेंट है, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, बस जो की पॉइंट है वही बता रहा हूँ। 3 मेजर कंपोनेंट है, तो याद क्या रखना है, सबसे पहले यह जो सिटीज 2.0 है कितने समय तक चलेगा, तो 2023 से 2027 तक। इसका मोटिव क्या है, एम क्या है, तो इसका एम है टू ट्रांसफॉर्म अर्बन एरियाज इनटू सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट सिटी, और इसमें 3 मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, सिटीज 2.0 जो है यह प्रोग्राम किसके द्वारा लागू किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इन पार्टनरशिप विथ AFD फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, KfW और यूरोपियन यूनियन एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, शॉर्ट में क्या बोलते हैं NIUA। और कब से कब तक लागू है, 2023 से 2027 तक। नेक्स्ट आते हैं, महाराष्ट्र में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है अहिल्या नगर, ऑप्शन बी है शिवाजी नगर, ऑप्शन सी है सुभाष नगर, ऑप्शन डी है आज़ाद नगर। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अहिल्या नगर। महाराष्ट्र में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अहिल्या नगर। नेक्स्ट आते हैं, वित्त वर्ष 2022 में 6.71% से 2022-23 में केंद्र का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट GDP के कितने प्रतिशत तक सीमित हो गया। आपके पास ऑप्शन है 5.4%,
ऑप्शन बी है 5.9%, ऑप्शन सी है 6.0%, ऑप्शन डी है 6.4%। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.4%। वित्त वर्ष 2022 में 6.71% से 2022-23 में केंद्र का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के कितने प्रतिशत तक सीमित हो गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 6.4%। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का अपना 11वां संस्करण जारी किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन सी है ILO, ऑप्शन डी है IMF। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ILO। किस संस्था ने वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का अपना 11वां संस्करण जारी किया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ILO। ILO के अनुसार 2023 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर पूर्व महामारी के स्तर से नीचे गिरकर 5.3% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो लगभग 191 मिलियन व्यक्तियों से मेल खाती है। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने हाल ही में महत्वपूर्ण खाड़ी जल को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदारी समुद्री गठबंधन अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त समुद्री सेना कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स से हटकर सुर्खियां बटोरी है? सिंपली आपसे पूछ रहा है, एक आपका विश्व का लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नवल पार्टनरशिप है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज, जिसमें 38 नेशन है, 38 राष्ट्र है। तो किस देश ने इससे अलग होने की बात की है या हो गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है बहरीन, ऑप्शन सी है UAE, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, फ्रांस भी इसका मेंबर है, बहरीन भी है, UAE भी है और भारत भी है। तो किसने हटने की बात कही है या हट गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा UAE। नेक्स्ट आते हैं, बिल 490 किस देश से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है UAE। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ है इस बिल के खिलाफ। बिल 490 किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अच्छा, इस बिल में ऐसा क्या था? नए कानून के तहत आदिवासी लोग केवल उस भूमि के लिए मान्यता प्राप्त कर सकते हैं जिस पर वे 1988 के संविधान से पहले से कब्जा कर रहे हैं। यह शर्त स्वदेशी समुदायों को अपनी पैतृक भूमि पर दावा करने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है, जिसे वे अपने सांस्कृतिक संरक्षण और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या हुआ है? बिल 490 के खिलाफ क्या हुआ है? विद्रोह हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, रिवार्ड प्रोग्राम को भारत में किस संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। रिवार्ड प्रोग्राम को भारत में किस संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। रिवार्ड क्या है? रिवार्ड इज ए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 टू 2026। तो सिंपली देखो, याद क्या क्या रखना है आपको? रिवार्ड प्रोग्राम को भारत में किस संस्थान द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और एक किस टाइप का प्रोग्राम है? वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और इसे कब से कब तक के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा? 2021 से 2026 तक के लिए। नेक्स्ट आते हैं, NTCA द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अजय माथुर, थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, ऑप्शन बी है राजेश गोपाल, ऑप्शन सी है विनय सक्सेना, ऑप्शन डी है अमित शाह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल को NTCA द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राजेश गोपाल। नेक्स्ट आते हैं,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किया? अच्छा देखो, ये जो पॉइंट है ना आपका नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। यूपीएससी मेंस या किसी भी स्टेट पीसीएस मेंस का एक टॉपिक है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। आपके पास ऑप्शन है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है एमएसएमई मंत्रालय। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए रसायन और उर्वरक मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023, हिंदी में क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। आपको क्या करना है ना, अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप गूगल पे सर्च मारो नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 पीआईबी, और पीआईबी में पीडीएफ मिल जाएगा। मैं भी वहीं से लाता हूँ, वहीं से तैयार करता हूँ करंट अफेयर, और वहाँ से आप जो मेन पॉइंट है ना उसे नोट कर सकते हैं। और साइलेंट फीचर क्या है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी का, तो इसका विजन क्या है, एक्सेलरेटेड ग्रोथ पाथ विथ ए पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच एंड टू इमर्ज एज द ग्लोबल लीडर इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस बाई अचीविंग 10 to 12% share in the expanding global market over the next 25 years. Policy is expected to help the medical device sector grow from प्रेजेंट में कितना है 11 बिलियन यूएसडी है, जो कि 2030 तक कितना एक्सपेक्ट किया गया है 50 बिलियन यूएसडी का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत किस देश से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा? आपके पास ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपाल। भारत किस देश से 10,000 मेगावाट बिजली का आयात करेगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में रही अटल भूजल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? आपके पास ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है, तो पहले इसका जो लास्ट डेट क्या था 2025 तक, लेकिन इसे 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, इसलिए करंट अफेयर में बना हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है स्टैटिक एमसीक्यू का, जिसमें हम लोग वैसे स्टैटिक एमसीक्यू देखते हैं जिसका संबंध किससे होता है, करंट अफेयर से, या कुछ करंट अफेयर भी होते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, उच्च न्यायालय के संबंध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला स्टेटमेंट है आपका, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्यों, यहाँ पे राज्यपाल ना होगी, क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा ना, प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, तो राज्यपाल नहीं होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शुरू किया जाएगा, तो ये सही है, बाद में राज्यपाल भेजते हैं प्रेसिडेंट को। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, और पहला क्या है, गलत है। पहला गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट होता है, ना कि राज्यपाल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वनली 2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वनली 2। नेक्स्ट आते हैं, वासेनार अरेंजमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो पहला स्टेटमेंट है, जो वासेनार अरेंजमेंट औपचारिक रूप से जुलाई 1996 में स्थापित की गई थी, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है, यह एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसके सदस्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, भारत ने वर्ष 2023 के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन पे आते हैं, एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रहा, तभी सही नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 एंड 3।
तो एक बार देख लेते हैं। वासेनार अरेंजमेंट औपचारिक रूप से जुलाई 1996 में स्थापित की गई थी, सही है। सेकंड क्या है, यह एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जिसके सदस्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सही है। तीसरा क्या है, भारत ने वर्ष 2023 के लिए वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया वोल टाइफून क्या है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, सीधे आंसर बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि दिक्कत थोड़ी है बोलने में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कथित चीन समर्थित हैकिंग समूह है। हाल ही में समाचारों में देखा गया वोल टाइफून क्या है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कथित चीन समर्थित हैकिंग समूह है। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में समाचारों में देखे गए फ्लॉप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, यह कंप्यूटेशनल प्रदर्शन, प्रसंस्करण शक्ति और दक्षता, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस, प्रोसेसिंग पावर एंड एफिशिएंसी, विशेष रूप से उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मेट्रिक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन एक निश्चित प्रकार की गणितीय गणना है, फ्लॉप का ही फुल फॉर्म होता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एक निश्चित प्रकार की गणितीय गणना है जिसमें भिन्नात्मक भागों फ्रैक्शनल पार्ट के साथ वास्तविक संख्याओं का उपयोग किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, जो तीसरा कथन है, वर्तमान में फ्लॉप ही एक कंप्यूटर सिस्टम के प्रदर्शन को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक है, ओनली फैक्टर है। तो तीसरा गलत है, और तीसरा गलत की मैं आगे हम लोग देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली। अभी से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फ्लॉप या फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट operations per second is a commonly used metric to measure the computational performance, processing power and efficiency, especially in the field of high performance computing and artificial intelligence। इसलिए आपका जो पहला स्टेटमेंट था ना, वो आपका क्या था, सही था। नेक्स्ट आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस आर ए सर्टेन काइंड ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग रियल नंबर्स विथ फ्रैक्शनल पार्ट। यही कारण था कि आपका क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही था। तीसरा गलत क्यों है देख लेते हैं। फ्लॉप्स इज नॉट द ओनली फैक्टर डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटिंग सिस्टम, मेमोरी बैंडविड्थ, लेटेंसी एंड अदर आर्किटेक्चरल फीचर आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल। तो इसलिए आपका जो क्या था, थर्ड स्टेटमेंट था, वो गलत था। नेक्स्ट आते हैं, ऑर्डिनेंस अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है, अध्यादेश, अच्छा अध्यादेश जारी कौन करता है, तो सेंटर पे केंद्र लेवल पे प्रेसिडेंट और राज्यों में राज्यपाल करते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3 से कौन करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, प्रेसिडेंट, और 2, 1, 3 से गवर्नर। पहला स्टेटमेंट है, अध्यादेश अगले सत्र के शुरू होने की तारीख से 6 महीने के लिए वैध होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अच्छा गलत क्यों है, गलत इसलिए है कि यहाँ पे 6 महीने ना होके क्या होगा, 6 वीक होगा या 42 डेज होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यदि कोई अध्यादेश ऐसा कानून बनाता है कि संसद संविधान के तहत अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इसे वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तो आपका सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई ऑर्डिनेंस ऐसा कानून बनाता है कि संसद संविधान के तहत अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो उस ऑर्डिनेंस को क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रपति एक बार कैबिनेट की सिफारिश वापस कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यदि इसे बिना पुनर्विचार के वापस भेज दिया जाता है तो वह उसे प्रख्यापित नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, और क्यों गलत है आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2। अब देखते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहले स्टेटमेंट के लिए, ऑर्डिनेंस इज वैलिड फॉर 6 वीक या 42 डेज
फ्रॉम द डेट ऑन विच द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट। इफ़ द टू हाउस स्टार्ट देयर सेशन और डिफरेंट डेट, तब क्या होगा, मान लो कि लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग डेट पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो बाद वाले डेट को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट के लिए आते हैं। इफ़ एन ऑर्डिनेंस मेक्स ए लॉ दैट पार्लियामेंट इज नॉट competent टू इनेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल बी कंसीडर वॉइड, मतलब इसे शून्य माना जाएगा। और तीसरा आते हैं, चूंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसलिए यह प्रभावी रूप से सरकार है जो अध्यादेश लाने का निर्णय लेती है। राष्ट्रपति एक बार कैबिनेट की सिफारिश वापस कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यदि इसे वापस पुनर्विचार के साथ या बिना पुनर्विचार के भेजा जाता है तो उसे इसे प्रख्यापित प्रमुलगेट करना होगा। तो इसलिए यही कारण है कि आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या आ रहा है, प्रमुलगेट प्रख्यापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन करना ही होता है, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 3 गलत है। तो उसे प्रख्यापित करना होगा, और वहाँ पे क्या था, नहीं, इसलिए आपका जो तीसरा स्टेटमेंट था ना, वो गलत था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रीजन है, दूसरी तरफ कंट्री है। सबांग पोर्ट थाईलैंड में, बखमूट रूस में है, लुहांस्क रोमानिया में। आपको बताना है कितने युग्म, कितने पेयर सही है। तो यहाँ पे पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कोई भी पेयर सही नहीं है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अच्छा, क्यों? तो जो सबांग पोर्ट है ना, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। सबांग पोर्ट कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। बखमूट कहाँ पे है, यूक्रेन में। और लुहांस्क कहाँ पे है, यूक्रेन में। तो ये दोनों कहाँ पे है, यूक्रेन में, और सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में। तो यही कारण है कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नन। नेक्स्ट आते हैं, लाचिन कॉरिडोर हाल ही में खबरों में था, यह किसे जोड़ता है? आपके पास ऑप्शन है आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख को, ऑप्शन बी है रस्त और अस्तारा को, ऑप्शन सी है जॉर्जिया और यूक्रेन को, ऑप्शन डी है डोनेट्स्क और रूस को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख को। लाचिन कॉरिडोर किसे जोड़ता है, आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख को। नेक्स्ट आते हैं, गैलापागोस द्वीप समूह हाल ही में खबरों में था, यह द्वीप कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर मैं सीधे आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, पैसिफिक ओशियन में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट आते हैं, S3WAAS को अक्सर समाचारों में सुना जाता है, इसका सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, स्केलेबल और सुगम्य वेबसाइट बनाने के लिए विकसित एक क्लाउड सेवा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। S3WAAS is a cloud service developed for government entities to generate secure, scalable and सुगम्य वेबसाइट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे केंद्र सरकार द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिसूचित किया जाता है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है विदेश व्यापार महानिदेशालय, जी शॉर्ट में बोलते हैं DGFT बोलते हैं शॉर्ट में, DGFT आयात निषेध या प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गलत क्यों है? The policy is notified by the central government in the exercise of power conferred under Section 5 of the Foreign Trade Development and Regulation Act 1992। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा क्या है, विदेश व्यापार महानिदेशालय आयात निषेध या प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार है। तो आपका सेकंड जो है ना, वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, only 2। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।